हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो चलिए उन्हीं के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं। देखिए ये न्यूमेरिकल क्या है। अ बॉक्स ऑफ मास 5 kg is placed on a plank of length 1.5 meter which is lying on the ground. The plank is lifted from one end along its length so that it become inclined. It is noted that when vertical height of the top end of the plank from the ground becomes 0.5 meter, the box begins to slide. Find the coefficient of friction between the block and the plank. देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ये एक वुडन का प्लैंक है, ठीक है। इनिशियली इसके ऊपर एक 5 kg का मास प्लेस था। फिर हमने इस प्लैंक को क्या किया, हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन करना चालू किया और प्लैंक की लेंथ भी कितनी दे रखी थी हमको, 1.5 मीटर की। एकदम सिंपल चीज। अब क्या है, धीरे धीरे इस प्लैंक को हम इंक्लाइन कर रहे हैं। इंक्लाइन करते 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 कितना इंक्लिनेशन कर दिए हम, तब तक इंक्लाइन किए जब तक कि इस प्लैंक की हॉरिजॉन्टल से, जब तक कि इस प्लैंक की हॉरिजॉन्टल से डिस्टेंस कितनी ना हो गई। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कब तक के लिए इंक्लाइन करना था इसको, जब तक कि ग्राउंड से कितना हाइट ना गेन कर ले, 0.5 मीटर का। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, 0.5 मीटर की। इनिशियली जो प्लैंक मास के साथ ऐसे रखा हुआ था वो इंक्लाइन होके ऐसा हो गया। तो इस फिगर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, या आप कहेंगे तो मैं दूसरा ही फिगर बना देता हूँ ना इसके बाजू में। देखिए क्या हुआ होगा, अब ये जो प्लैंक था इनिशियली ऐसा, अब ये इंक्लाइन हो गया है और कैसा हो गया है ऐसा। और इस प्लैंक के टॉप से हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल डिस्टेंस कितनी, इस प्लैंक के टॉप से हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल डिस्टेंस कितनी गिवन है आपको, 0.5 मीटर, ठीक है। जबकि ये जो प्लैंक था उसकी खुद की लेंथ कितनी थी, इस प्लैंक की खुद की लेंथ कितनी दी हुई है आपको, 1.5 मीटर। ये एंगल हमें नहीं पता, ठीक, कोई बात नहीं पता तो नहीं पता। करते हैं इसको सॉल्व। इस 1.5 मीटर को थोड़ा सा साइड में लिखते हैं। मान लीजिए कि ये वही वाला मास है m, यहाँ पे जो प्लेस था वो यहाँ पर ऐसा प्लेस है, ठीक है। तो मास mg कहाँ लग रहा होगा, नीचे की तरफ। इस सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, ठीक है। और इस तरफ कंपोनेंट क्या आ जाएगा, mg sin थीटा। ये हमारा क्या है, नॉर्मल। अब अगर ब्लॉक इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है, अब अगर ब्लॉक जो है आपका इस तरफ स्लाइड कर रहा है तो इस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी। क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। अब यहां पर देखो ध्यान से कि ये नॉर्मल को कौन बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल, क्योंकि देखिए ब्लॉक ऊपर तो जा नहीं रहा है, ब्लॉक उड़ तो नहीं जाएगा ऊपर, यहां से ऊपर तो नहीं जाएगा। तो जो नॉर्मल होगा उसको कौन बैलेंस कर रहा है, हमारा mg cos थीटा। और जब ये इंक्लिनेशन होता है, ये इंक्लिनेशन कहने का मतलब है कि जब इस प्लैंक की जो टॉप है वो वर्टिकल से 0.5 मीटर, हॉरिजॉन्टल से 0.5 मीटर अबव चले जाता है, तब देखिए क्या लिखा हुआ है, द बॉक्स बिगिंस टू स्लाइड। मतलब इस समय पे ब्लॉक जो है वो जस्ट क्या करना है, स्टार्ट कर रहा होगा, स्लाइड करना है, स्टार्ट कर रहा होगा। तो उस केस में हम लिख सकते हैं कि f किसके बराबर हो रहा होगा, mg sin थीटा के, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये है हमारा इक्वेशन 1 और ये क्या बन जाएगा हमारा इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दूं तो देखो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा f अपॉन n इज इक्वल्स टू mg sin थीटा डिवाइडेड बाई mg cos थीटा। mg और mg कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमको क्या मिलेगा, f अपॉन n इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमको, tan थीटा। अगर आपको ठीक ठीक से याद हो मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स की बात, तो f अपॉन n को हम क्या लिखते थे, म्यू। f अपॉन n ही क्या था हमारा, म्यू। तो देखो यहाँ से म्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, म्यू जो होगा यही क्या होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी,
tan थीटा के बराबर आ जाएगी। अब जो tan थीटा होता क्या है, tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, तो म्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना है हमारा 0.5 और बेस कितना होगा हमारा 0.5 और बेस कितना होगा हमारा, पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाओगे, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आपको पता होना चाहिए ये जो प्लैंक है, प्लैंक की लेंथ यहाँ मैं बना देता हूँ, प्लैंक की लेंथ हमको कितनी दी हुई थी 1.5 मीटर की दी हुई है प्लैंक की लेंथ। तो हमको पता होना चाहिए कि 1.5 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा 0.5 मीटर का स्क्वायर प्लस मान लेते हैं जो बेस है उसकी लेंथ है x, तो x का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1.5 मीटर का स्क्वायर माइनस 0.5 मीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट ओवर 1.5 मीटर का स्क्वायर माइनस 0.5 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। इसी को यहाँ पे पुट कर दो, इसको यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका म्यू का वैल्यू। तो म्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय, देखो 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर देख लो कितना होता है 225, तो ये कितना हो जाएगा 2.25 माइनस 0.5 का स्क्वायर कितना होगा 0.25, तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई √2। √2 की वैल्यू आप लोगों को 1/√2 की √2 की वैल्यू होती है 1.414 और 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707। तो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ 0.5 इंटू 0.707। तो अगर 0.5 इंटू 0.7 भी ले लें हम अप्रोक्सीमेटली उस वैल्यू को अगर 0.7 ले लें तो 7 5 से कितना हो जाएगा 35 और 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ऑलमोस्ट 0.35। म्यू की वैल्यू अब यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, बेटा नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसके नीचे दिख रहा है क्या आपको, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.35 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। देखिए एक बार समराइज कर लेते हैं इसको, क्या था कि पहले आपको दिया हुआ था कि एक प्लैंक है 1.5 मीटर का जिसके ऊपर एक मास m रेस्ट कर रहा है। अब इस प्लैंक को क्या किए हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बनाते हुए ऊपर की तरफ रेज किया गया। जब इस प्लैंक को रेज किया और इसके टॉप की हाइट वर्टिकल से कितनी हो गई 0.5, मतलब ये वाली कंडीशन जब रीच की तो आपसे ये प्लैंक है जस्ट स्लाइड करना चालू किया। आपसे उस कंडीशन में क्या पूछा था म्यू की वैल्यू पूछी हुई थी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पूछी हुई थी। तो क्या किया हमने ये फिगर बनाया, यहाँ पर देखेंगे तो ये mg नीचे लगा, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर रखते हुए इधर n और इधर mg cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा का। यहाँ से देखेंगे तो n किसको बैलेंस आउट कर रहा है mg sin थीटा को, सॉरी mg cos थीटा को, और mg sin थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है f, तो क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू mg cos थीटा और f इक्वल्स टू mg sin थीटा। ये दो इक्वेशन उठाए, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला f अपॉन n इक्वल्स टू tan थीटा। अगर आपको अच्छे से पता हो तो f अपॉन n किसकी वैल्यू होती है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, और हमसे यही पूछा था म्यू। तो म्यू इक्वल्स टू क्या आ गया tan थीटा। tan थीटा होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये एक पाइथागोरियन ट्रायंगल था, ये 0.5 मीटर का था, ये 1.5 मीटर का था, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने इसके बेस की हाइट लेंथ निकाल लिया, तो इसका बेस का ये लेंथ हो गया। बस वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लिया तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना मिल गया 0.35, ठीक है। उसकी कोई यूनिट नहीं होती कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की ना। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, a block of metal of mass 50 gram when placed over an inclined plane at an angle of 15 degrees slides down without acceleration. If the angle of inclination is increased by 15 degree, what will be the acceleration of the block? सिंपल क्वेश्चन है, देखिए अप्रोच कैसे करेंगे। हमको दिया हुआ है कि जब ब्लॉक कहां पर रखा हुआ है 15 डिग्री पे, ठीक है, तो वो स्लाइड करता है। इनिशियल केस ऐसा है, यहां पर आपका ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास कितना है 50 ग्राम का, तो mg कहां लग रहा होगा नीचे, ये क्या लग रहा होगा हमारा इधर नॉर्मल, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा mg sin थीटा। तो नॉर्मल को कौन बैलेंस कर रहा होगा mg
कॉस थीटा। अगर ब्लॉक इधर स्लाइड हो रहा है तो इधर क्या लग रहा होगा आपका एक फ्रिक्शनल फोर्स, तो F किससे बैलेंस आउट हो रहा होगा, mg sin थीटा से। डिवाइड कर दीजिए इसको इससे, सेकंड को फर्स्ट से, तो क्या आ जाएगा आपका F अपॉन n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा tan थीटा, और ये किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर हो जाएगा आपका। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan, यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी tan 15 डिग्री, tan ऑफ 15 डिग्री। तो म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 0.267। tan 15 डिग्री कितना होता है आपका 0.267। तो आपको यहाँ से किसकी वैल्यू मिल गई, म्यू की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगर इसी ब्लॉक की इंक्लिनेशन को इंक्रीज करके 15 डिग्री से हटा करके कितना कर दिया जाए, इंक्रीज करके 15 डिग्री से हटा करके इसको कर देते हैं कुछ 30 डिग्री का। मास वास सब वही रहेगा अभी भी ब्लॉक का, यही वो ब्लॉक है आपका, ठीक है। तो देखते जाओ, तो इसका mg कहाँ लगेगा, नीचे। बार बार ये कुछ क्वेश्चंस तक अपन बनाने की हैबिट रखेंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा आपका नॉर्मल, ये हो जाएगा mg cos 30, और ये कितना हो जाएगा आपका mg sin 30 डिग्री, ठीक है। ब्लॉक अगर इधर स्लाइड हो रहा है तो इस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। तो देखते जाओ आप, मैं लिखता हूं mg माइनस f इज इक्वल्स टू f, क्योंकि ब्लॉक का इस साइड में क्या हो रहा है, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इंक्रीज्ड बाय 15 डिग्री व्हेन द व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। मतलब अब ब्लॉक में क्या हो रहा होगा, एक्सेलरेशन हो रहा होगा। मतलब mg माइनस f से हमको क्या मिलनी चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स मिलनी चाहिए, जिसके कारण से ब्लॉक क्या हो रहा होगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा होगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो mg माइनस mg का कौन सा कंपोनेंट है इधर, एक मिनट गलत हुआ, यहाँ क्या हो जाएगा mg sin 30 माइनस f इज इक्वल्स टू क्या आ रहा होगा आपका रिजल्टेंट फोर्स। तो ये कितना हो जाएगा mg sin 30 माइनस f, ठीक। अब f को हम क्या लिख सकते हैं, f को लिखा जा सकता है म्यू mg cos थीटा, और थीटा कितना है 30 डिग्री का है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, f के बराबर हो जाएगा। अगर किसी को नहीं पता कि f कैसे लिखा जा सकता है, तो हमको पता होता है, हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, n के, और हम इसको प्रोपोर्शनलिटी हटा के क्या लिखते हैं, f इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ n, और n किसके बराबर होता है, n को देखो हर बार कौन बैलेंस करता है, mg cos थीटा। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू mg cos थीटा, वही वहां पे मैंने यूज किया था। अगर हम mg को यहाँ से कॉमन ले लें तो मेरे पास क्या बचेगा, sin 30 माइनस म्यू cos 30 इक्वल्स टू फोर्स। फोर्स को क्या लिख सकता हूं मैं, m a, m और m क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। g की वैल्यू को ले लेते हैं हम 9.8, sin 30 कितना हो जाएगा आपका 1/2, माइनस म्यू की वैल्यू कितनी आएगी आपको 0.26, इनटू क्या करना है आपको cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2, √3/2। अब अगर इसको सॉल्व करें तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन, तो 9.8 1/2 हो जाएगा आपका 0.5 माइनस 0.26, √3/2 होगा आपका 0.866 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका a, ठीक है। इसको सॉल्व करके आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में a की वैल्यू बताइएगा।